ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त जो मामलात हैं बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा और वफाकी हुकूमत के, और फिर वफाकी हुकूमत के अपने इत्तेहादियों से, यानी बजट की मंजूरी के हवाले से ये मामलात किस समत को जाएंगे। और दूसरी बात ये कि वो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन लोगों का ये क्लेम है कि उन्हें हरवाया गया है, और वो जो आज हलफ देने पहुँचे हैं और फिर उन्होंने बाकायदा तौर पर ये इस अज़्म का इजहार किया है कि जब तक हमारी सुनवाई नहीं होती गाहे बगाहे ये एहतजाज जारी रहेगा और अपनी आवाज़ जो है वो उठाते रहेंगे। तो ये कब तक का पैरामीटर है और कब तक ये हिकमत अमली जो है उनके लिए कोई समर ला सकती है। इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, अगर आज देखें, सबसे पहले बात ये पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से, क्या आपको ये लगता है कि इनके दरमियान रिफ्ट है, या आप ये समझते हैं कि ये इनका नया पॉलिटिकल स्टंट है या पॉलिटिकल टैक्टिक्स है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मुझे नहीं मालूम कि इनका पॉलिटिकल स्टंट है या क्या है, लेकिन मैं इन दोनों पार्टियों को अगर मैं पिछले 40 साल में देखूं तो अगर आप देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस बजट के लिहाज से जो उनका मेन कंसर्न है वो ये है कि जो हमने पीएसडीपी के फंड्स के या जो चीजें बताई थे वो आपने हमें नहीं दी। मतलब ये है कि जिस चीज में पैसा है वो उनको दिया नहीं है। तो क्या ये दोनों मिलके खेल रहे हैं या हमेशा से मिलके खेलते हैं? ये हमेशा से मिलकर खेल रहे थे, खेल रहे हैं और खेलते रहेंगे। अवाम को ये लोग एक चक्कर में डाला हुआ है हमेशा से। पिछले 40 साल से देख लें, ये लोग जोंकों की तरह पाकिस्तान की अवाम का खून चूस रहे हैं, और वो खून जिस सूरत में निकलता है तो विकीलीक्स, पनामा लीक्स, पेंडोरा लीक्स, दुबई लीक्स से आपको पता चलता है कि वो खून यहाँ से जो चूसते हैं वो बाहर जाके अपने बच्चों को दे देते हैं, और वहां से फिर पता भी नहीं चलता कि क्या है क्या नहीं है। तो अगर आप मुझसे पूछे तो ये सारी मिली भगत है। मेरे ख्याल, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेरा ख्याल ये है कि अगर पीपल्स पार्टी ने देखा कि बगैर पीपल्स पार्टी के पीएमएलएन ये बजट पास करा लेगी विद 1 or 2 वोट्स और समथिंग लाइक दैट, तो पीपल्स पार्टी एब्सटेन करेगी, वो इसके खिलाफ नहीं जाएगी। अगर पीपल्स पार्टी ने देखा कि उसके बगैर, हम उनके वोटों के बगैर ये नहीं पास करा सकेंगे, तो पीपल्स पार्टी कंडीशनली इनको वोट दे देगी, कुछ कर देगी। कहीं ना कहीं जमा खर्च होगा। जो अपोजिशन जमाते हैं, जो अपोजिशन में बैठी हुई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा जो बैठी हुई हैं, उनको ये लोग कहेंगे तुम एब्सटेन कर लो। ओवरऑल नंबर्स के लिहाज से ये देखेंगे कि कहाँ हो सकता है, क्या उधर हो सकता है। एमक्यूएम और इनके साथ मिला के कहीं ना कहीं ये कुछ गेम खेलेंगे, वरना ये नहीं कर सकेंगे। और उसकी सिंपल सी वजह ये है कि वो कहते हैं कि जब शाह के एक इशारे पे अपनों में न्याज़े बढ़ती हों, जब आंखें गुर्बत मारों की हसरत का नजारा करती हों, जब कलमे जालिम जाबिर की अजमत का कसीदा लिखती हो, जब हक की बात कहने पे इंसान की जुबान कटती हो, इस हाल में हम दीवानों से ये कहते हो खामोश रहो। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, क्या आप समझते हैं, आज आपका माइक भी बंद कर दिया, उसके बावजूद भी आपने सेनेट में बताया कि आप हैं। अब ये बता दें, आज फैसल वाडा साहब ने बड़े इंकशाफ किए कि बहुत से अरकान असम्बली के पास ऐसी गाड़ियाँ हैं जो नॉन कस्टम पेड हैं। तो मेरे मुल्क के जो पार्लियामेंटेरियन हैं, अगर वो ऐसी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, अगर उनका कहना दुरुस्त है जो उन्होंने कहा, तो फिर पीछे क्या रह जाएगा? क्या ऐसी असम्बली चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मेरी नजर में फैसल वावड़ा को जो टाइम दिया था वो टाइम बनता ही नहीं था उनका। ये बजट स्पीच थी, बजट में हर एक का नाम था, मेरा नाम था। फैसल वावड़ा साहब को उन्होंने डायरेक्ट कह दिया आप बताएं कि क्या करें। तो मेरे लिहाज से तो उनका बनता ही नहीं है। लेकिन मुझे एक किसी ने दरमियान में एक वो छोटा सा चुटकुला सा दिया। उन्होंने कहा कि जी डॉक्टर साहब, आप ब्लू आइट नहीं है, इसलिए आपको बारी नहीं मिलेगी। तो ठीक है, अब आ जाते हैं जो फैसल वावड़ा ने बातें की। उन्होंने 2 बातें की हैं। एक, उन्होंने कहा था कि मोहसिन अजीज साहब के रेफरेंस से कहा था कि किसी एक इंसान को उन्होंने बहुत फायदा दिलवाया। नंबर 2, मतलब उन्होंने नहीं, उस वक्त की कैबिनेट ने फायदा दिलवाया था एसआरओ के तहत। अच्छा, उस वक्त फैसल वावड़ा साहब खुद कैबिनेट में थे, तो ही इज, अगर गलत हुआ था तो ही इज पार्ट ऑफ दैट।
और उस पे मोहसिन अजीज साहब ने कहा था कि मोहसिन अजीज साहब ने इस बात को उठाया भी था कमेटी में कि ये गलत हुआ, इसकी तहकीक हो, और वो तहकीक उस वक्त हो रही थी, फिर हुकूमतें बदल गई और उसके बाद उस कमेटी ने उस चीज को उठाया ही नहीं। तो ये मोहसिन अजीज साहब की बात थी। अब आ जाते हैं दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि जी बहुत सारे लोगों के पास जो होती है ना वो नॉन कस्टम पेड या इस किस्म की चीजें हो जाती हैं। देखिए मुझे मालूम नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, वो बेहतर जानते, इसका जवाब वो दे सकते हैं। और अगर वो सच है, अगर वो सच है तो उनके ऊपर, जिन लोगों के पास है उनके ऊपर केस होना चाहिए। और अगर ये झूठ है तो ये जो नया लॉ पास हुआ है, इस लॉ के तहत इनके ऊर हद की इज्जत का दावा होना चाहिए। जो फैसल वावड़ा साहब ने जो बात कर दी है, अब इसके ऊपर जाके मेरे ख्याल में इसके ऊपर तहकीकात जरा ज्यादा होनी चाहिए। पता चले कि वो कौन लोग हैं, पता चले कि वो क्या है, जो मर्जी है, जिस मर्जी पार्टी से हो। लेकिन ये मेरी नजर में शायद ऐसा होता हो, मेरी नजर में शायद ऐसा होता हो। ये बहुत सारे, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप, मैंने आज सेनेट में भी कहा था कि अगर आप वर्ल्ड डेवलपमेंट फोरम का 2017 की बात कर लें तो वो कहते हैं कि ये जो बजट बनता है अगर उसमें 3 चीजें ना हो जो आवाम के लिए बनता है, सिक्योरिटी, इक्विटी, दूसरी चीज, और तीसरी कि वहां पे प्रोस्पेक्ट्स ऑफ मेकिंग मनी। तो इसका मतलब ये है कि जो डिसीजन मेकिंग हो रही है, जो बजट बन रहा है, वो आवाम के लिए नहीं बन रहा, वो किसी ऐसे तबके के लिए बन रहा है जिसके पीछे किसी न किसी किस्म का माफिया है। जब हम अपने आप को पीछे परखना शुरू करते हैं तो हमें पता चलता है कि आज पाकिस्तान के 2 बड़े मसले हैं, एक पावर और एक पेंशन। ये दोनों, इन दोनों जमातों की मरहून मिन्नत है कि जिसकी वजह से आज पाकिस्तान का, सर पावर इतना बड़ा मसला नहीं है, पावर है तो वो अपना निजाम चला रहे हैं। नहीं, पावर, मैं पावर जनरेशन की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूँ मैं सर। वो मैं उसी तरह का मैंने आपको चुटकुला दिया जो आपकी तकरीर में आपको किसी ने दिया। हाँ, सॉरी, जरा सादा आदमी जल्दी देर से समझा। डॉक्टर साहब एक सवाल ये है कि फैसल वावड़ा साहब ये कहते हैं कि जो टैक्स लगाए गए हैं उससे प्रॉपर्टी की मार्केट जो है वो बैठ गई है। अब ये टैक्स आप समझते हैं कि हुकूमती मंशा से लगे? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी कोशिश की और बहुत हद तक कर लिया है और मैं इसके बहुत सख्त खिलाफ हूँ। ये जो हमारा डीसी रेट है ना, डीसी रेट जिसको हम कहते हैं जायज तरीके से हम नाजायज काम कर रहे हैं, हम इलीगल काम को लीगल कर रहे हैं। मैं 10 करोड़ की प्रॉपर्टी 3 करोड़ की, पहले तो 25% आप 10-12% से ज्यादा शो नहीं कर सकते थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 75% तक ले गए थे, लेकिन फिर मेरे ख्याल में थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ा 60% पे, क्योंकि बहुत ज्यादा शोर हो गया था। लेकिन मैं इसे समझता हूँ ये 100% टैक्स के अंडर आना चाहिए। अच्छा एक और बड़ी बात ये है, इसमें अगर आप देखें, इसको छोड़ दे, ये तो अपनी जगह पर है, आप इसके साथ कम से कम एक 26 के करीब या 30 के करीब इंडस्ट्रीज है वो भी चल रही होती हैं, ठीक है। तो अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बहुत ज्यादा करती है, लेकिन टैक्स होना चाहिए इनके ऊपर, पूरे पे टैक्स होना चाहिए। टैक्स कम कर दो लेकिन सब पे टैक्स लगाओ। आप बजाय 3% 4% के आप 0.5% कर लो, 1% कर लो, ये कर। लेकिन फैसल वावड़ा एक बात सही कर रहा था। देखिए जब एक गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है कि जी आपने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको इंपोर्ट करने को और पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग को फरोग देना है, तो इसके लिए आप टैक्स, उनके इंपोर्ट के ऊपर टैक्स कम करो। इसका डबल फायदे, एक हमें ऑयल इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, तो जो बर्डन ऑफ हमारा ऑयल का इंपोर्ट है वो कम हो जाएगा। नंबर 2, जो हमारा जो उसकी वजह से जो फ्यूल जो कंजम्पशन होती है और उसकी वजह से जो पोल्यूशन होती है वो कम हो जाएगा और इसका डबल बर्डन ऑन हेल्थ भी कम हो जाएगा। तो वो चीज बिल्कुल अपनी जगह सही है कि जब आप एक पॉलिसी बना लेते हो उसके बाद फिर आप उसके अगले साल उस पूरी पॉलिसी को रिवर्स कर देते हो। तो जिन लोगों ने इस दौरान में इन्वेस्ट किया हुआ है करोड़ों रुपए, अरबों रुपए बेस्ड ऑन द पॉलिसी, आप उस पॉलिसी को बदल देते हो, तो फिर मुझे एक बात बताएं, हमारे मुल्क में कौन इन्वेस्ट करेगा जब पॉलिसी यकसान नहीं रहती। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमायूं मेहमूद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, इत्तेहादी हुकूमत है,
जब भी चलती हैं तहफ़्फ़ुज़ात बहुत से होते हैं, लेकिन लफ्ज़ों में शेरीनी कहीं ना कहीं पर रहती ज़रूर है। वो लफ्ज़ों में ना रहे तो रवैयों में ज़रूर रहती है, चेहरों के तासरात में रहती है। लेकिन जहाँ पर शिद्दत पैदा होती चली जाए और कहीं पर तहम्मुल मिजाजी वाला उनसर नुमाया ना हो तो बहुत से फिर सवालात जन्म लेना शुरू हो जाते हैं पॉलिसीज़ के ऊपर भी। और जब आप किसी दूसरे को एतमाद में ना लें और एतमाद में ना लेके मलबा भी उसके कंधों पर रखने की कोशिश करें तो फिर उबाल जो है वो बाहर तो ज़रूर आता है। बहुत सी बातें होती हैं। अब हालिया जो मुलाकात आज हुई है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, उसके अंदर क्या बातचीत हुई और बजट तजावीज़ को लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो एक वैलिड मौक़िफ़ है कि अगर आप तनख्वाहदार तबके पर ही ज़्यादा बोझ डालेंगे और अगर आप रजिस्टर्ड 31,000 सिर्फ ताजरों के ऊपर ही बोझ बढ़ाना चाहते हैं और पाकिस्तान के अंदर 3 करोड़ 10 लाख जो ताजर हैं मजमूई तौर पे, आप उनको टैक्स नेट पे नहीं लाना चाहते और आपकी तरजीहात मुख्तलिफ हैं, तो फिर हमारे लिए साथ देना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर वह साथ किन बुनियादों के ऊपर दिया जा सकता है, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद हसन मुर्तज़ा साहब ने। हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हसन मुर्तज़ा साहब, माजी में आपकी बहुत सी बातें सुनते रहे हम, लेकिन अब आके उसमें जो तेज़ी देखने में आई है वो तो यूँ लगा है कि जैसे अलाव एक जलने लगा है। आपने बात की, हनीफ अब्बासी साहब ने बात की, जवाब आपने दिया, फिर ऊपर से मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब की बात आ गई, वो तलखी बहुत बढ़ रही है। क्या वजह है? ये एक दूसरे के कंधे पे बात रखने की हो रही है या फिर वो जो कहते हैं कि आपकी डिमांड शामिल थी कि गवर्नर साहब जाएंगे तो आप फिर हत्या के इज्जत बिल को मंजूर करवा लीजिए? बहुत शुक्रिया जी। देखें, चीजें इस तरह नहीं है। जैसे आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें अनफोल्ड होंगी, आप ये देखेंगे कि किस आदमी ने क्या किरदार अदा किया है। मैं नहीं समझता कि आज मरियम बीबी या मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा, उन्होंने वो हालात देखे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज कतन भी किसी जिम्मेदारी से नहीं भागती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी कहती है कि आपका जो भी मलबा होगा वो हम शेयर करेंगे, हम आपके इत्तेहादी हैं, अगर हम आपके अच्छे में आपके साथ हैं तो हम आपके बुरे में भी आपके साथ हैं। ये कतन नहीं है कि पीपल्स पार्टी को राय फरार इख्तियार कर रही है या अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो उनके कंधों पे डाल रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि हमें उस मशावरती अमल में भी शामिल करें जिसमें आप डिसीजंस लेते हैं, हम अपनी इनपुट दें आपको कि इन चीजों का क्या क्रेडिट है, क्या डिसक्रेडिट है, और फिर जो भी होगा हम उसकी जिम्मेदारी कबूल करेंगे। अगर डेफेमेशन बिल आता है और उस पे सिर्फ ये है ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको एक दफा वापस भेज सकती थी और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं भेजा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कई बार ये बात क्लियर कर चुकी है कि हमने वो वापस इसलिए नहीं भेजा कि हमारा ये तय हुआ था, स्पीकर पंजाब असेंबली और गवर्नर साहब के दरमियान ये बात तय हुई थी कि हम ये मुतफिका तौर पर तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठा के उनकी अमेंडमेंट्स लेंगे, सुनेंगे और इसको उन अमेंडमेंट्स के साथ हम चाहते हैं कि वापस भी जाए और ये बिल पास हो के आए। वगरना पीपल्स पार्टी एक दफा बिल वापस कर देती, दोबारा वो बिल आ जाता तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो उसको नहीं रोक सकती थी। सही। अब इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस जगह पे खड़ी है कि बिल ड्राफ्ट किसने किया, बिल प्रपोज किसने किया, बिल टेबल किसने किया, बिल कमेटी से रेफर हाउस को किसने किया, हाउस ने पास करके गवर्नर के पास भेजा, वो तमाम बरीउल जिम्मा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो बिल वापस ना करने पे गुनहगार है। हसन मुर्तज़ा साहब, चूंकि मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ पीपल्स पार्टी तनकीद को बर्दाश्त भी करती है और पीपल्स पार्टी ने कभी भी आज़ादी सहाफ़त में हमला नहीं किया, ये मैं बिल्कुल क्लियर इस बात पे, मैं बहुत पुराना यूनलिस्ट हूँ, मुझे पता है इस बात पे, इसमें कोई आपको आप ना भी कहें तो हमें इस बात का इल्म है। ये तो बता दें कि हनीफ अब्बासी साहब ने आज कहा है कि जनाब आप तो हर मुशावरत में शामिल थे और चंगी खान जो तुसी शामिल हो तो मासी बनने वाले ये काम ना करो। आज तो हनीफ अब्बासी बड़ा खुल के आप लोगों के मुताल्लिक़ उसने इंकशाफात कर दी हैं। हनीफ अब्बासी साहब कोई जिम्मेदार नहीं है, हनीफ अब्बासी साहब के पास कोई पार्टी का जिम्मेदार ओहदा नहीं है। लेकिन उनकी बात की तरदीद भी किसी ने नहीं ना की नून लीग के अंदर से। सर, नून लीग के अंदर से कोई नहीं करे या करे, अब ये तयन करना आपका काम है कि ये नून लीग की लीडरशिप ने के इशारे पे हुआ है या हनीफ अब्बासी साहब ने खुद से किया है।
ये तो आप लोगों को इस चीज का करना चाहिए ना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो आज भी इस चीज पे यकीन रखती है कि हम मशावरत के साथ आगे बढ़ें। इस वक्त मुल्क को, रियासत को जरूरत है इसमें जो ये गैर यकीनी की सूरत हाल है उससे निकला जाए। सर हम तो यही तायुन कर रहे हैं हसन मुर्तज़ा साहब, हमें तो यही मालूम है कि अगर आप बोल रहे हैं तो जाहिर बात है आप एक इंतज़ामी ओहदे के ऊपर हैं और पार्टी लीडरशिप के बयानिए से आप इधर उधर नहीं बोलेंगे। और हमें भी ये मालूम है कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई भी शख्स बोलेगा तो वो पार्टी पॉलिसी से इधर उधर नहीं होगा। और हनीफ अब्बासी पुराने सियासतदान है तो जाहिर बात है कि आशीर्वाद पार्टी के अंदर से ही किसी ना किसी का तो है। देखिए यकीनन हो सकता है, मैं आपकी बात को रद्द नहीं कर सकता, लेकिन मैं तो जब तक कोई ये सबूत प्रूफ नहीं होगा, आज की मीटिंग है उसका अभी कोई एलामिया जारी होगा, कोई चीजें बाहर आएंगी तो पता चलेगा ना। मैं हनीफ अब्बासी साहब की ज़हनी कैफियत को सामने रख के तो मियां शहबाज शरीफ साहब की या मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की ज़ात पे तो मैं मशकूक नहीं हो सकता कि वो उनकी ये होगी। मैं नहीं समझता, उन्होंने बड़ी तकलीफें देखी हैं, वो कोई ऐसा गैर जिम्मेदाराना जो किरदार है वो नहीं अदा कर सकते। लेकिन अभी चीज़ें खुलेंगी तो पता चलता जाएगा जी। अच्छा, अगर वो आपके जो मुतालबात हैं और अगर हनीफ अब्बासी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती कि आपने क्यों ऐसा बयान दिया, और वो फिर बाकी और बहुत सी चीज़ें क्लियर नहीं होती आपकी, जो आपके मुतालबात हैं नहीं माने जाते, तो क्या आप मुल्क के वसी तर मुफाद के लिए फिर भी साथ रहेंगे या फिर आप फैसला करेंगे अवामी मुफाद के लिए रहेंगे साथ या फिर सियासी मुफाद? देखें ये इस तरह नहीं है कि एक हसन मुर्तज़ा ने ये फैसला करना है। अगर आज वो हमारे मुज़ाकरात किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते तो फिर उसके बाद भी हमारे पास सीईसी का फोरम बचता है, हम अपनी पार्टी की मशावरत के साथ ही अगला लाए अमल तैयार करेंगे ना। अब ये तो इस तरह मुमकिन नहीं है कि एक शख्स के बयान की वजह से या किसी मुज़ाकरात की डिले की वजह से ये इत्तेहाद छोड़ दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी इस मिजाज की जमात नहीं है। पीपल्स पार्टी जो है वो उसके इत्तेहादी हमेशा उसके साथ बड़े कंफर्टेबल रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती कि हालात को क्यों इस तरफ लेके जाया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी कोई भी एक्सट्रीम स्टेप लेने पे मजबूर हो। और ये लेके कौन जा रहा है सर? ये आपके सामने है कौन जा रहे हैं। हम तो आज भी पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात हुई हो, कोई ऐसी चीज हुई हो, हमने तो पहल कभी भी नहीं की। लेकिन सर ये बताइए कि ये एक दूसरे को अडियाला का ड्रावा क्यों दिया जा रहा है? देखिए ये चीजें जब एक दफा मीडिया मैसेजिंग शुरू होती है ना तो फिर वो दूर तलक जाती है। हम तो अवॉइड करते हैं कि ये मीडिया मैसेजिंग की बजाय हम खुद बैठ के बात करें और कोई किसी नतीजे पे पहुंच सके। इनसे खराब होती है जब एक तरफ से एक बात आएगी तो उसको रिस्पॉन्ड तो किया जाएगा। मुमकिन नहीं है कि उस पर रिस्पॉन्ड ना किया जाए और फिर वो रिस्पॉन्स नेगेटिव ही होते हैं, वो पॉजिटिव तो नहीं होते। सुबह वाला हसन मुर्तज़ा साहब और आप वाले हसन मुर्तज़ा साहब में मुझे बड़ा फर्क नजर आ रहा है। सुबह तक मुज़ाकरात नहीं थे, अब मुज़ाकरात वाला मामला सारा कुछ हो रहा है। मुझे ये तो बता दें, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, आपकी तरफ से कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आ रही। ये बार बार जो आज मोहसिन रांझा साहब ने कहा है कि फिर दोनों अडियाला जाएंगे, आप दोनों ने क्या किया है जो अडियाला जाएंगे? नहीं देखिए, अडियाला वही जाएंगे जिनका जाना बनता है जिन्होंने जिंदगी अडियाला में काटी है, जिन्होंने अडियाला से लाशें उठाई हैं, जिन्होंने सड़कों से लाशें उठाई हैं, उनको अब कोई अडियाला की धमकी दे। ये अडियाला 11 साल हमारे कदमों के नीचे नहीं रही। इस अडियाला के बाहर मेरी लीडर जब धूप में बच्चों को लेके मुलाकात के लिए बैठी होती थी, उस वक्त अडियाला हमारे से दूर था। अडियाला से हमें खौफ नहीं है और फिर मैं नहीं चाहता कि कोई भी अडियाला जाए और वहां से इलाज के लिए जाने की नौबत आए। बाहर ही जो है वो बेहतर है। पीपल्स पार्टी जो है वो अब भी ये चाहती है कि मुल्क की बेहतरी करो। अडियाला और इसको छोड़ो, अडियाला में कौन जाता है कौन घबराता है ये वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया सैयद हसन मुर्तज़ा साहब इस हवाले से करने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात आपसे होगी कल, अल्लाह ने के बाद।